सेकेंड ईयर विद्यार्थियों का स्वागत है शानदार, ज़बरदस्त और बहुत ही फ़ायदेमंद क्लास में। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में अपन शुरू करने वाले हैं पेपर का सॉल्यूशंस, यानी कि पूरे पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही बड़ी मैराथन आपके सामने शुरू होने वाली है। यहाँ पर अपन टोटल 75 क्वेश्चंस, यानी कि विद्यार्थियों जो भी आपके टोटल पेपर में 75 क्वेश्चंस आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस इस क्लास में करने वाले हैं। यहाँ पर आपके सामने थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर आपके सामने ईडी के क्वेश्चंस होंगे और साथ ही साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस होंगे। यानी कि एक क्लास के अंदर आपको चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो इस क्लास को पूरा ज़रूर देखना। यहाँ पर हर शुक्रवार पर हम एक पेपर सोल्व करवा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर हर शुक्रवार यह क्लासेस देखनी है, जिसमें आपको प्रत्येक शुक्रवार एक पेपर मिले और उस पेपर में आपको चारों सब्जेक्टों के निचोड़ मिले, ताकि आपको पता चले कि 2024 में कैसे क्वेश्चंस आए थे, 2025 में कैसे क्वेश्चंस आए थे और 2023 में कैसे क्वेश्चंस आए थे। इस तरीके से हम रेगुलर तरीके से हर साल का पेपर लेकर आएंगे और जितने भी पेपर एक साल के अंदर, मान लो आप 20 से 25 क्वेश्चन मतलब पेपर बनते हैं अलग अलग, तो सभी पेपरों का निचोड़ हम आपको करवा देंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार हो जाए। यहाँ पर देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सा ये पेपर कौन सा है, किस वर्ष का है। थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर यह पेपर है इलेक्ट्रिशियन वालों का, जो कि है सेकेंड ईयर स्टूडेंट का। यहाँ पर यह पेपर 8 सितंबर 2024 का है। 8 सितंबर 2024 9 बजे वाली शिफ्ट का, 9 बजे वाली शिफ्ट का बहुत ही शानदार दमदार पेपर है, तो इसको जरूर आप पूरा देखना। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे दमदार क्वेश्चंस होंगे, इसलिए पूरी क्लास आपको जरूर देखनी है। चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए यहाँ पर आपको बढ़िया तैयार होकर ये पूरी क्लास देखनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके सामने क्वेश्चंस पहला है, चित्र में दर्शाए गए प्रतीक का नाम क्या है। यहाँ पर आपके सामने प्रतीक दर्शाया गया है और इस प्रतीक का नाम पूछा गया है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर दो चित्र आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये दोनों चित्र एक ही चित्र हैं। ये यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश जो होती है, हिंदी और इंग्लिश, तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा होता है और हिंदी में लिखा होता है, इसलिए चित्र भी यहाँ पर आपको दो मिलते हैं। तो चित्र एक ही है, दो जगह छपे हुए हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, एक ही चित्र का आपको नाम देना है। तो यहाँ पर इस चित्र का नाम क्या है आप यह बता दीजिए। यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, यहाँ पर ये गेट, ये ड्रेन होता है, ये सोर्स होता है। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र किसका है, तो ये एन चैनल का है। किसका है? एन चैनल का। एन चैनल की क्या है, ये FET है। क्या है ये? FET। देखिए यहाँ पर FET का फुल नाम क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। क्या नाम होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। FET को एन चैनल से कैसे याद रखोगे? देखिए यहाँ पर एक तो एन चैनल होता है, एक पी चैनल होता है। पी चैनल क्या होता है? तो यहाँ पर इस तरीके से अगर ये बाहर वाला एरो होता तो ये पी चैनल होता, लेकिन ये चैनल अंदर वाला है, यानी कि एरो अंदर की तरफ है, तो यहाँ पर ये कौन सा है? एन। एन से आप निकास याद रखो, कुछ भी आप जिसे भी इसको याद रख सको उसे इसको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि ऑटो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का टाइम रिले शुरू होने के बाद भी बंद स्थिति में हो तो क्या होगा? तो मोटर केवल स्टार में चलती रहेगी। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपने प्रैक्टिकल किए होंगे, आपने थ्योरी को ढंग से पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि स्टार्टर के अंदर एक तो मेन कॉन्टैक्टर होता है, एक डेल्टा कॉन्टैक्टर होता है और एक यहाँ पर स्टार कॉन्टैक्ट होता है। यानी कि आपने स्टार डेल्टा स्टार्टर को देखा होगा, जिसमें ये 3 कॉन्टैक्ट होते हैं, मेन, डेल्टा और स्टार। अब क्या होता है कि मेन कॉन्टैक्टर के साथ स्टार को चलाया जाता है, जिससे मोटर पहले स्टार में चलती है, फिर स्टार बंद हो जाता है, फिर डेल्टा चलता है, फिर मोटर किस में चलती है? डेल्टा में। तो यहाँ पर एक टाइमर लगा होता है। टाइमर क्या करता है? पहले मोटर को स्टार में चलाता है, फिर डेल्टा में चलाता है। अगर टाइमर क्या होता है कि टाइमर शुरू होने के बाद भी बंद स्थिति में है, तो फिर मोटर स्टार में ही चलेगी, डेल्टा में नहीं चलेगी। तो मोटर केवल और केवल किस में चलेगी? स्टार में चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हैं, चित्र में दर्शाए अनुसार OH लाइनों में, यानी कि ओवरहेड, OH का मतलब क्या होता है? ओवरहेड। ओवरहेड लाइनों में प्रयुक्त इंसुलेटर का नाम क्या है?
यह इंसुलेटर आखिरी में लगाया जाता है। जैसे कि ये क्या है, खंभा है, खंभा यानी कि पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ पर केबलें बांधी जाती हैं, केबलें इस तरीके से, तो ये आखिरी में बनता है। यानी कि आखिरी, मान लो कोई केबल इधर से आ रही है और इसको आगे नहीं ले जाना है, बस यहीं तक ही रखना है, तो वहाँ पर इस इंसुलेटर को लगाया जाता है। ये वाला इंसुलेटर ये सेकल इंसुलेटर होता है, यानी कि लाइन के आखिरी में सेकल इंसुलेटर लगाया जाता है, ये आप ध्यान रखना। क्वेश्चनों को थोड़ा समझ के करेंगे ताकि आप इन क्वेश्चनों से इर्द गिर्द अगर क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप सोल्व कर पाए। क्वेश्चन अगला है, डीसी जनरेटर की अधिकतम दक्षता के लिए क्या शर्तें हैं। अगर जब भी अधिकतम कोई भी मशीन है उसकी अधिकतम दक्षता कब होती है, जब लोहा हानि और ताम्र हानि दोनों क्या हो, बराबर। देखिए लोहा हानि और ताम्र हानि अगर दोनों बराबर होगी, ताम्र हानि ये दोनों बराबर होगी तो यहाँ पर दक्षता अधिकतम होगी। तो देखिए लोहा हानि को क्या कहते हैं, तो यह होती है ताम्र हानि क्या होती है, यह होती है परिवर्तनीय हानि, ठीक है। और लोहा हानि क्या होती है, स्थिर हानि होती है, स्थिर यानी कि कांस्टेंट, स्थिर यानी क्या होती है, कांस्टेंट। तो देखिए वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस, यानी कि परिवर्तनीय हानि स्थिर हानि यानी कि निरंतर हानि के बराबर होती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। देखिए थोड़ा सा मैं फास्टली बोल रहा हूँ क्योंकि अपन को क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं और समझना भी है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो की स्पीड आप बढ़ाए ना, नॉर्मल स्पीड पर आप देखते रहे, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। कोई शब्द आपको समझ में नहीं आता तो रिपीट करके क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इन वीडियोज़ को आप 4 से 5 बार देख लेना, आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों को आप अटेम्प्ट करके आओगे, जब आप कंप्यूटर पर बैठोगे तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन भी पढ़ा था, वो भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, इसलिए आप सभी क्वेश्चनों को जरूर देखें। अगला क्वेश्चन से 3 चरण स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र की गति क्या है। तो देखिए 3 फेज जो मोटर होती है ये उसका स्टेटर होता है, उसके अंदर रोटर घूमता है। तो यहाँ पर जो वाइंडिंग होती है, इसमें जो वाइंडिंग में जो फ्लक्स घूमते हैं, है ना, सप्लाई देने के बाद, 3 फेज सप्लाई देने के बाद जो फ्लक्स गति करते हैं, फ्लक्स दिखते तो नहीं है लेकिन चुंबकीय फ्लक्स जो गति करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, तो 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र को फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स की गति क्या होती है, तो उसको कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि तुल्यकालिक गति। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। और हमेशा ध्यान रखना, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की गति सिंक्रोनस गति से क्या होती है, कम होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चित्र में दर्शाए गए डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सीरीज वाइंडिंग है, यहाँ पर ये आर्मेचर वाइंडिंग है, और यहाँ पर सीरीज वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में आर्मेचर लगा हुआ है और आर्मेचर के समांतर में डाइवर्टर लगा हुआ है। डाइवर्टर यानी कि रियोस्टेट लगा हुआ है। तो यह आर्मेचर डाइवर्टर नियंत्रण विधि है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, आर्मेचर डाइवर्टर, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है, पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। विद्यार्थियों यहाँ पर ये जो 38 क्वेश्चन आपके थ्योरी के आते हैं ना, ये क्वेश्चन सारे के सारे निम्न की पीडीएफ के हैं। निम्न की जो पीडीएफ है उसका सॉल्यूशंस भी हम इस यूट्यूब चैनल पर करवा रहे हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देख लें। प्लेलिस्ट पर यानी कि डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक पर क्लिक करना, वहाँ से आप तमाम सारे के सारे ये सीरीज जितनी भी अपनी निम्न की पीडीएफ है सेकेंड ईयर वाली, उसको देख लें, वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यहाँ पर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए नियंत्रण पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सहायक उपकरण का नाम क्या है। ये जो सहायक उपकरण है ना, ये क्या है, ये पूछा गया है। तो ये केबल बांधने का पट्टी होती है, केबल बांधने की पट्टी। आप बहुत सारी मशीनों को खोलेंगे ना तो वहाँ पर केबलें होती है, बहुत सारी तार होते हैं ना, तो उनको बांधने के लिए एक पट्टी आती है, उसी को कहते हैं केबल बांधने की पट्टी। आप क्या करते हैं, एक बार पीडीएफ को पढ़ते हैं, फिर कहते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं मिलते, तो एक बार में चीज़ें याद नहीं होती हैं, आपको बार बार चीज़ों को देखना पड़ता है, तब जाके क्वेश्चन इससे याद होते हैं। अगला क्वेश्चन से, चित्र में दर्शाए
दिखाए अनुसार नियम का नाम क्या है। इस हाथ को अगर आप देखोगे ना तो ये हाथ आपको दाया दिख रहा है या बाया, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए। तो ये अपन को दिख रहा है बाया हाथ, बाया हाथ दिख रहा है। तो देखिए बाया हाथ यानी कि फ्लेमिंग के बाया हाथ का नियम है ये, फ्लेमिंग के बाया हाथ का नियम, जिसमें अंगूठा मोशन यानी कि घुमाव दिशा बताता है। उंगली जो है यहाँ पर ये मध्यमा, सॉरी ये तर्जनी उंगली होती है। ये कौन सी उंगली होती है? तर्जनी। जो तर्जनी उंगली है वो फ्लक्स की गति दर्शाती है, चुंबक की। और यहाँ पर ये मध्यमा उंगली है, ये करंट की दिशा बताती हैं। तीनों जो अंगूठा उंगलियां दोनों ये सभी समकोण पर होती हैं, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जो कि किस में लगता है? ये मोटर की गति दिशा को बताता है। ये है डीसी मोटर की गति दिशा को बताता है, डीसी मोटर की गति दिशा को यह बताता है। अगर जनरेटर की बात करें तो वहाँ पर फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम लगता है। जनरेटर की बात करें तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, जहाँ पर EMF उत्पन्न होता है ना, EMF उत्पन्न होता है वहाँ पर फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, और मोटर के लिए यहाँ पर बाएं हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पी टाइप सेमी कंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो वह डोपिंग सामग्री होती है बोरोन। देखिए पी टाइप के लिए बोरोन का यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पर जो ये तीनों दिए हैं ना, ये देखिए यहाँ पर जो पी टाइप सेमी कंडक्टर, टाइप दो होते हैं कंडक्टर के, एक एन टाइप होता है, एक पी टाइप होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये पी टाइप के लिए है बोरोन, और यहाँ पर जो बचे हुए बोरोन भी होता है, एक एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम होता है। और यहाँ पर ये जो एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस, ये सारे के सारे किसके लिए हैं? एन के लिए। तो आप इनको इस तरीके से भी याद रखना, एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस किसके लिए है? एन के लिए। और पी के लिए कौन सा है? तो बोरोन है, एल्यूमिनियम है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है, डीसी मोटर को चालू करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। डीसी मोटर को चालू करने के लिए स्टार्टर्स की आवश्यकता क्यों होती है? तो आर्मेचर क्या होता है कि कम प्रतिरोधी होता है, उसका प्रतिरोध 1 ओम से कम होता है। 1 ओम से कम होता है तो उसकी जलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आर्मेचर करंट को कम करने के लिए क्या करते हैं कि स्टार्टर यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर ये चित्र का नाम क्या है? सॉरी, जो चित्र दिया गया है ना, ये किसका चित्र दिया गया है, यानी कि चित्र दिखाए गए भाग का नाम क्या है? तो ये स्टेटर है। देखिए ये स्टेटर क्यों दिखा रखा है स्टेटर? क्योंकि ये स्टेटर है ना। वैसे देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और चीज़ पूछ ली जाती है कि वैसे ये है क्या? तो ये है ना, योक भी कह देते हैं इसको योक भी कह देते हैं, योक भी कह देते हैं, बॉडी भी कह देते हैं। लेकिन आप ऑप्शनों को देखेंगे ना, यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर भी योक और बॉडी नहीं दिया गया है। जब इस तरीके की कंडीशन होती है तो आपको स्टेटर करके आना है, क्योंकि अंदर वाले भाग को स्टेटर कहते हैं और बाहरी भाग को बॉडी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइज प्रभाव की भरपाई कैसे करें? तो इसकी भरपाई अपन कर पाएंगे क्षेत्र उत्तेजना धारा को बढ़ाकर आप इसकी भरपाई कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, छोटे टेबल फैन के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? छोटे टेबल फैन जो आते हैं, डीसी जितने भी आ रहे हैं, एसी भी आ रहे हैं टेबल फैन, तो वहाँ पर शेडेड पोल मोटर लगी होती हैं। ये शेडेड पोल मोटर जो है ना, ये खिलौनों में भी लगती हैं। किस में भी लगती हैं? खिलौनों में भी लगती हैं। ये भी आप याद रखना, खिलौनों के लिए भी इस मोटर का यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल मोटर का यूज़ कहाँ करते हैं? खाद्य मिक्सर, अपना जो खाद्य मिक्सर जो आता है उनमें अपन यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर छोटे टेबल फैन के लिए कहा गया है तो शेडेड पोल मोटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की गति की गणना करें। तो देखिए यहाँ पर 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 पोल वाले अल्टरनेटर की गति की गणना करनी है। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि गति के लिए n बराबर 120 F/P होता है ना। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करेंगे तो 120 रखेंगे, इनटू F का मान कितना है? 50 है। F यानी कि फ्रिक्वेंसी जो कि 50 हर्ट्ज है, और बटा P यानी कि पोल कितने हैं? 2 ध्रुव हैं, तो 2 रख देंगे। यहाँ पर अपन हल करेंगे, इससे ये कटेगा, 60 बार कट गया। और 60 को जब अपन 6 से गुणा करेंगे, 60 को अपन 50 से गुणा करेंगे तो 3000 आएगा। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वोल्टेज और एम्पियर प्रति घंटे की गणना करें।
यदि समांतर में जुड़े 4 सेल 1.5 वोल्ट और 8 एम्पियर आवर के रेट किए गए हैं। देखिए ध्यान से देखना, जब भी समांतर में आप सेलों को जोड़ते हैं और सारे के सारे सेल 1.5 वोल्ट के हैं तो यहाँ पर जो है ना वोल्टेज क्या आएगा, तो वोल्टेज 1.5 आएगा और जिसमें 1.5 है वही अपना सही आंसर होगा। बाकी में तो कहीं पर भी 1.5 नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही होगा। और देखिए 8 एम्पियर आवर है और सेल 4 हैं, तो 8 से आप 4 को गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा। यहाँ पर पीछे 32 दिया गया है। ठीक है, ये एम्पियर आवर है और ये यहाँ पर वोल्टेज का मान है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। यहाँ पर स्टार्टर प्रतीक का नाम पूछा गया है। ये स्टार्टर जो है इसके प्रतीक यानी कि स्टार्टर क्या है, हमेशा ध्यान रखना। ये जो संदेश की तरह जो आपको डब्बा दिख रहा है ना, ये स्टार्टर के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्टार्टर के लिए होता है, स्टार्टर के लिए होता है। लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ बने हुए होते हैं। अगर इस तरीके का बना हुआ है, किस तरीके का? इस तरीके का बना हुआ, इस तरीके का अगर इसके अंदर बना हो यहाँ पर, तो यह स्टार डेल्टा होगा। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का नहीं बना हुआ है, यहाँ पर इस तरीके का बना हुआ है, तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अल्टरनेटर। थोड़े यहाँ पर आपको म्यूजिक का शोर सुनाई दे रहा होगा, क्या करें, अब शादी ब्याह का मौसम समय है तो बजा रहे हैं। अपनों को तो अपनी पढ़ाई करनी है, तो इस हिसाब से आप रेगुलर तरीके से ध्यान लगाकर देखते रहिएगा। क्वेश्चंस आपके सामने है, अल्टरनेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। इंसुलेशन का प्रतिरोध जब भी मापना हो तो आप मेगर को दिमाग में लाना। मेगर आपका सही आंसर होगा। मेगर की इकाई पूछी जाए तो ओम मीटर होता है, ये भी आप ध्यान रखना। मल्टीमीटर से आप वोल्टेज, ओम, प्रतिरोध और धारा सभी माप सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। तो निरंतर ड्यूटी ड्राइव होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डैम्पर वाइंडिंग के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। डैम्पर वाइंडिंग के लिए तांबे का बार आता है, छड़ें आती है तांबे की, उनका यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन से, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंदों का उपयोग किया जाता है। अभी जो चित्र में आया था ना, वो वाला वो पट्टी जो आती है वो नायलॉन बंद होता है, नायलॉन बंद होता है। अगला क्वेश्चन से, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए LDR का यूज़ करते हैं, LDR का यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना है ना। यहाँ पर ये VDR क्या है, तो ये वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है, डिपेंडेंट रजिस्टर, ये ध्यान रखना। PTC क्या होता है? PTC वो होते हैं जिनका तापमान गुणांक पर डिपेंड करता है। कुछ पदार्थ आते हैं जैसे कि तांबा, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, कार्बन अर्धचालक, तो ये इस तरीके के पदार्थ आते हैं, वो PTC और NTC में बांटे जाते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा तो और अच्छे से समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए इंसुलेटर का नाम क्या है। ये भी इंसुलेटर हैं। देखिए ये भी खंभे पर लगाए जाते हैं, पोल जो होते हैं उन पर लगाए जाते हैं, पोर्सिलेन के होते हैं और यहाँ पर तार जोड़े जाते हैं ताकि ये क्या होते हैं, अचालक होते हैं, ताकि करंट है ना इन तारों का पोल पर नहीं जाए, है ना। तो यहाँ पर ये जो है ये कौन से इंसुलेटर हैं, तो ये निलंबन प्रकार के इंसुलेटर हैं। ये बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइनों में लगे हुए होते हैं, ये आपने देखा होगा, बड़े बड़े खंभे जो होते हैं 6-6 तार वाले उन पर लगे होते हैं, तो ये निलंबन प्रकार के इंसुलेटर होते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 36 स्लॉट और 36 कोयल्स हैं और 4 पोल हैं और 3 फेज की डबल परत वितरित वाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या 36 है। प्रति कला यानी कि फेज है 3, तो काटेंगे कितना गया, 12 गया। और प्रति पोल कितने हैं, पोल 4 हैं, तो प्रति पोल 4, फिर काटेंगे कितना गया, 3 प्रति पोल, तो कितना आंसर आ गया अपना, 3 आ गया ना। तो ये अपना आंसर होगा। इस तरीके से जमाते जाओ आप। देखिए सबसे पहले पूछा उसने कि कॉइल की संख्या, तो कॉइल की संख्या रख दिया अपन ने, ये 36। फिर पूछा कला कितना था, फेज कितना था, 3 फेज था, तो 3 रख दिया, भाग दिया, 12 आया। फिर 12 में फिर उसके नीचे क्या था, पोल कितने थे, 4, तो 4 का भाग दिया, 3 आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है जो कि है, गति नियंत्रण की कौन सी विधि DC मोटर की निर्धारित गति से कम
गति प्रदान करती हैं। गति नियंत्रण की कौन सी विधि डीसी शंट मोटर की निर्धारित गति से कम गति प्रदान करती है? तो वह होती है आर्मेचर नियंत्रण विधि। देखिए, एक आती है फील्ड नियंत्रण विधि। अगर निर्धारित गति से ज़्यादा गति चाहिए तो क्षेत्र नियंत्रण विधि होती है, और अगर नियंत्रण गति से निर्धारित गति से कम गति चाहिए तो आर्मेचर नियंत्रण विधि होती हैं। ये सब चीज़ें मैंने पीडीएफ सॉल्यूशंस में समझा रखा है, वहाँ पर आप उनको देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर अपन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्ट मैं आंसर बताना ज़्यादा ये समझूंगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है, वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि चित्र में दिखाए अनुसार डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उपयोग का क्या उद्देश्य है, यानी कि ये प्रतिरोध क्यों लगाए गए हैं? तो ये जो है ना करंट, इनमें जो करंट उत्पन्न होता है ना, तो यहाँ पर ये सेगमेंट जो चेंज होते हैं कार्बन ब्रुश पर, तो ये आराम से स्पार्क, बिना स्पार्क के ये परिवर्तित हो जाए उसके लिए, यानी कि वर्तमान दिशा के, ये वर्तमान नहीं, ये करंट है, तो करंट दिशा के सुचारू उलट फेर के लिए, है ना। ये देखिए यहाँ पर हिंदी की ना इन्होंने, तो यहाँ पर वर्तमान हो गया, ये करंट है, तो फॉर स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन, है ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है 70% दक्षता और 0.8 पावर फैक्टर पर 2 HP सिंगल फेज मोटर 240 वोल्ट का इनपुट करंट क्या होगा? यहाँ पर आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? वही लगाना है, कौन सा? ये 2 HP है, इस 2 HP को पहले तो आपको वाट में बदलना है, और वाट में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 को गुणा करना पड़ेगा 746 से, 746 में गुणा करके आपको वाट मिलेगा, और इसके लिए एक फॉर्मूला लगाना है, और इस 60 का भी क्या करना है आपको 70% निकालना है, यानी इसका कितना निकालना है 70%, तो 70 से बटा 100 से गुणा करना पड़ेगा। जब आप ये कर लेंगे 2 746 और 70 बटा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में आपको क्या मिलेगा? पावर P। अब इस P को कहाँ रखोगे? तो P को रखेंगे P बराबर, यहाँ पर ये सिंगल फेज है ना, क्योंकि ये सिंगल फेज ही है, सिंगल फेज है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि 3 से VI cos थीटा से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर पावर का जो आप निकालोगे वो रखना है, 3 अपने जगह रहेगा, V की जगह 240 ये लिखा जाएगा, I आपको ज्ञात करना है, cos थीटा की जगह 0.8 रखना, फिर इसको कैलकुलेट करना, 11 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है? इस कुंडली को ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए। और यह जो कुंडली है ये डायमंड मेश शेपर्ड कॉइल वाइंडिंग है। तो यहाँ पर ये हीरे की जाली के आकार की कुंडली वाइंडिंग है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, संपर्ककर्ता के भाग का नाम क्या है? तो ये कॉन्टैक्टर है, ये सुरक्षात्मक हाउस है। क्या है ये? सुरक्षात्मक हाउस है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दोलक सर्किट में दोलनों या ओसिलेशंस बोलते हैं, दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है? तो यह है पॉजिटिव फीडबैक वाला। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्लिप प्रतिशत की गणना करनी है, उसका सूत्र क्या है? सूत्र पूछा है तो NS माइनस NR बटा NS इंटू 100 होता है। ये NS क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड होती है। सिंक्रोनस स्पीड अभी मैंने बताई थी आपको, तुल्यकालिक गति जो कि मोटर के अंदर होती है। ये मोटर है, यहाँ पर वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग में जैसे करंट देते हैं तो फ्लक्स गति करते हैं, तो फ्लक्स गति करते हैं उसको सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, और यहाँ पर जो अंदर बीच में जो रोटर घूमता है उसको रोटर गति बोलते हैं। तो इनका जो ये फ्लक्स गति और रोटर गति दोनों का जो अंतर है उसी को स्लिप गति बोलते हैं। तो दोनों का अंतर निकालने का जो फॉर्मूला है यह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डीसी जनरेटर में प्रेरित EMF दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का यूज करते हैं डीसी जनरेटर के अंदर। मोटर के अंदर क्या करते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, अभी जो चित्र आया था ना हाथ का, वही बताया था मैंने इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है,
जो कि आपके सामने जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख में एक्स चिन्हित घटक का नाम क्या है? तो ये जो घटक है ये क्या है? देखिए यहाँ पर एसी सप्लाई दी जा रही है, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जा रहा है, फिर डीसी को फिर एसी में कन्वर्ट किया जा रहा है और फिर यहाँ पर मोटर यानी कि एसी मोटर को चलाया जा रहा है। देखिए ये एसी है, यहाँ पर ये रेक्टिफायर है, ये जो डायोड बनाया गया है ना, देखिए थोड़ा सा मैं इसको क्रॉस करके वापस से चीज़ों को बता देता हूँ कौन क्या है। यह है एसी सप्लाई, यहाँ पर यह है रेक्टिफायर जो कि एसी को डीसी में बदल रहा है। ये होती है बैटरी जिसमें स्टोर होती है डीसी, फिर डीसी को वापस से एसी में बदल कर, और ये कौन बदलेगा? इन्वर्टर। फिर यहाँ पर ये क्या है? मोटर है ना, तो मोटर को वापस से डीसी को एसी में बदल कर चलाया जा रहा है। तो ये क्या है? डीसी बस। अब यहाँ पर डीसी बस को क्या नाम देंगे अपन? ये डीसी बस क्या है? डीसी बस क्या है? डीसी बस है यहाँ पर बैटरी। क्या है? बैटरी है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो कि है एसी 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का शुरुआती करंट क्या है? तो शुरुआती करंट होता है 5 से 6 टाइम ऑफ फुल लोड करंट, यानी कि जो फुल लोड होता है उसका 5-6 गुना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव में बीओपी में कुंजी बटन का सही अनुक्रम ऑपरेशन कौन सा है? तो पहले प्रेस ऑन करो, फिर ऑफ करो। पहले तो प्रेस ऑन करेंगे ताकि मोटर चलेगी, फिर उसको ऑफ कर देंगे ताकि मोटर बंद हो जाएगी, फिर उसको रिवर्स उसके तारों को चेंज करेंगे, फिर उसके बाद में उसको वापस से ऑन करेंगे और मोटर की गति को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो मोटर की दिशा बदलनी है तो ये आपको तरीका यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन से जो कि है किसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं में परिवर्तन किए बिना उसके DOR को बदलने का बेहतर तरीका क्या है? तो आर्मेचर करंट की दिशा बदल दे, डायरेक्शंस ऑफ रोटेशन, यानी कि मोटर की गति दिशा बदलनी है तो आपको क्या करना है? तो उसके आर्मेचर के तारों को बदल दे ताकि मोटर की गति आसानी से बदल जाए। अगला क्वेश्चन से EVSE का पूर्ण रूप क्या है? ये याद रखना, EVS का पूर्ण रूप क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सप्लाई इक्विपमेंट होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। यहाँ पर ट्रेड थ्योरी के तो आपके 38 क्वेश्चंस क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। अब आते हैं अपन वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चंस पर, जो कि 6 क्वेश्चंस आते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन के, तो उनको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा सूत्र है? विच इज़ द फॉर्मूला फॉर? तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया है ना, ये डबल डबल मत पढ़ें, ये एक ही है। ये तो क्या हिंदी इंग्लिश के लिए डबल डबल छाप दिया इन्होंने। यहाँ पर A/M/A/N दिया गया है, तो इसका सोल्व क्या होगा? जब भी बटा में है, आधार अगर यहाँ पर A सेम है तो यहाँ पर एक जगह A लिखना है, M और माइनस कर देना है, बटा में तो N कर देना, M-N कर देना। यहाँ पर कहाँ दिया गया है? A ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर A ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले बटा वाला आया था, अब गुणा वाला आ गया। यहाँ पर आधार सेम है और वही है, तो A बटा, अब पहले माइनस लगाया था, अब क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पर अपना ये B ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है A + B का होल स्क्वायर क्या होता है? सबको पता है, A² + 2AB + B² होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक और फॉर्मूला पूछ लिया गया है, A - B का होल स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पर A² - 2AB + B² होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है? देखिए इसको PNR से याद रखना। PNR जो फॉर्मूला होता है ना, PNR/100 से याद रखना। यहाँ पर ये सिंपल इंटरेस्ट देता है ना। अब यहाँ पर देखिए I किसको दर्शाता है? ये ब्याज को दर्शाता है। N किसको दर्शाता है? ये साल को दर्शाता है। R किसको दर्शाता है? तो ये दर को दर्शाता है। P किसको दर्शाता है? तो मूलधन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन से जो कि है, कौन सा प्रतिबल है? यहाँ पर ये कौन सा प्रतिबल लग रहा है? ये इधर की ओर खिसक रहा है, ये इधर की ओर खिसक रहा है, तो दोनों के बीच में घर्षण हो रहा है। तो यहाँ पर कर्तन प्रतिबल है। ये कौन सा प्रतिबल है? कर्तन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न चित्र में NOT गेट कौन सा है? NOT गेट पूछा जा रहा है। यहाँ पर NOT गेट कौन सा है?
NOT गेट जो है ना, यानी कि नोट गेट कौन सा है? नोट गेट है जो कि ये यहाँ पर दिया गया है, इस तरीके का होता है, ध्यान रखना। डायोड की तरह होता है, लेकिन डायोड में आगे एक डंडा लगा होता है और यहाँ पर क्या लग रहा है? बिंदी लग रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है? NOT यानी कि नोट गेट है। थोड़ा सा मैं सारे चित्रों के बारे में बता दूँ। यहाँ पर आपको जो ये चित्र दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या है? तो ये नोर गेट है। कौन सा? सॉरी, ये हाँ नोर गेट है। कौन सा गेट है? नोर। ये कौन सा गेट है? नोर। जिसमें बिंदी लगी हुई है उसके आगे एन जरूर लगेगा, ये ध्यान रखना। तो नोर गेट है। कौन सा गेट है? नोर। यहाँ पर ये सेकंड वाला है, यहाँ पर ये दिया गया है, ये क्या है? ये डायोड है। क्या है? डायोड है, ये ध्यान रखना, डायोड। आगे देखो यहाँ पर ये क्या है? तो यहाँ पर ये एंड गेट है। एंड गेट। कौन सा गेट है? एंड गेट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चित्र दिए गए चित्र में स्विच को पहचाने। ये टॉगल स्विच है। ये स्विच कौन सा है? टॉगल। टॉगल वाला स्विच है। यहाँ पर देखिए टम्बलर बोलते हैं इसको, सॉरी गलत हो गया मेरे से, सॉरी। ये टम्बलर स्विच है। ये कौन सा स्विच है? टम्बलर स्विच है। ये कौन सा स्विच है? टम्बलर। टॉगल याद रह गया, ये टम्बलर स्विच है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गेट का नाम क्या है? अभी अपन ने दिया था, मैंने अभी बताया कि ये गेट कौन सा है। ये गेट कौन सा है? ये गेट कौन सा है? ये एंड गेट है। ये कौन सा गेट है? एंड है ना। ये कौन सा गेट है? एंड गेट है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है? सुरक्षात्मक उपकरण जो होता है फ्यूज होता है, क्योंकि ये तारों की सुरक्षा करता है, इसलिए ये सुरक्षात्मक उपकरण में आता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है? देखिए ये जो आपके सामने जो चित्र है ना, ये डीसी मोटर का नहीं है, ये जनरेटर का है। जी यानी कि जनरेटर है। ये जो चित्र आया फिर नेक्स्ट वाला, ये क्या है? ये ओम है। ओम प्रतिरोध, ओम मीटर का है। ये यहाँ पर ये जो आया, यहाँ पर ये AC है और ये M यानी कि मोटर, यानी कि ये AC मोटर का है। और आपसे पूछा है DC मोटर का, तो यहाँ पर ये वाला ये लाइन होती है ना सीधी, यानी कि सीधी लाइन तो DC, और इस तरीके का है तो AC। तो यहाँ पर ये DC मोटर है। DC मोटर को पूछा गया है, तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे नोज प्लायर कौन सा है? देखिए यहाँ पर नोज प्लायर ढूंढना है, तो ये नोज प्लायर नहीं है, ये कॉम्बिनेशन प्लायर होता है। यहाँ पर ये कौन सा है? तो ये फ्लैट नोज है। फ्लैट दिख रहा है ना, इसका इस जो नोज है ना, ये फ्लैट है। फ्लैट यानी कि मुंह। और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन प्लायर है, तो ये कौन सा है? ये कटर प्लायर होगा, ये अलग ही प्लायर है ना। ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। ये लॉन्ग नोज प्लायर है। इसकी सूंड लंबी दिख रही है ना, तो ये लॉन्ग है। लॉन्ग यानी कि लॉन्ग नोज प्लायर इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके ED के 6 क्वेश्चंस भी समाप्त होते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, और वर्कशॉप कैलकुलेशंस के 6 क्वेश्चंस भी समाप्त होते हैं। अब अपन शुरू करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चनों की। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, साइबर क्राइम कौन सा है? साइबर क्राइम जो है ना, सभी जानते हो कि साइबर क्राइम क्या होता है। ऑनलाइन गैम्बलिंग जो होती है ना, वही क्या होता है? ऑनलाइन फ्रॉड, वही क्या है? ऑनलाइन गैम्बलिंग है, जो कि साइबर क्राइम है ना। अगला क्वेश्चन से, रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। तो यहाँ पर क्या आएगा? देयर, उसके बाद में इज आ जाएगा, फिर ए कॉफ़ी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क, है ना। तो यहाँ पर ये सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है जो कि है, स्ट्रेस यानी कि तनाव क्या है? तनाव क्या होता है? सभी जानते हैं, हताश और निराश की भावना ही क्या होती है? तनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, बायोडाटा तैयार करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम क्या है? बायोडाटा अगर आपने तैयार कर लिया है तो उसका अगला महत्वपूर्ण कदम यह है, एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना। एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना। एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना, यही आपका क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक मशीन ऑपरेटर को अचानक किसी समस्या का सामना करना पड़ता है और वह तुरंत काम करने का दूसरा तरीका ढूंढ लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अडैप्टेबिलिटी होता है ना। इन शब्दों को याद रखना पड़ेगा आपको। ग्रीन प्रैक्टिस का अर्थ क्या है? ग्रीन प्रैक्टिस का अर्थ होता है किराने का सामान खरीदने के लिए कपड़े का बैग ले जाना, यानी कि आपको पर्यावरण प्रदूषण नहीं करना है, वही ग्रीन चीज़ है ना। अगला क्वेश्चन है, काम के स्थानांतरण का अर्थ है नौकरी ढूंढने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना। ये क्या होता है? काम का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गिग श्रमिक के लिए नौकरी खोजने का एक शानदार तरीका है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एप्स। ये ऑनलाइन आपको क्या है? रोज़गार खोजने का
बढ़िया तरीका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्क प्लेस के भीतर कुछ इनफॉर्मल स्थितियां हैं? तो ये होती हैं ऑफिस कैंटीन में भोजन करना। अगला क्वेश्चन है, जब हम अपनी आवाज़ का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तो हम का उपयोग करते हैं वॉइस रिकग्निशन फीचर का यूज़ करते हैं, है ना। इनमें मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, इनको बस आपको पढ़ना है, समझना है, याद करना है। किसी ईमेल में आप उस प्राप्तकर्ता का ईमेल पता कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं? तो वो सीसी में, सीसी लिखा होता है वहाँ पर, उसमें लिखते हैं। और जो जिसके बारे में जिस जानकारी को देना चाहते हैं वो सब्जेक्ट में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपनियों को नौकरी के लिए लोगों का चयन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स कौन सा होता है? तो रिज्यूम होता है। आपको रिज्यूम बनाना ज़रूरी होता है। अगर आप कहीं पर भी कंपनी में काम करने के लिए जाओगे तो वो सबसे पहले आपसे रिज्यूम मांगेगा, तो रिज्यूम आपके पास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डिज़ाइन थिंकिंग के विभिन्न स्टेप क्या हैं? अगर आप डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपको सुनना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा चीज़ों को, योजना बनाने का प्रयास करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, एक डिज़ाइनर बन पाएंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि है, बायोडाटा की समीक्षा करते समय किस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? तो नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यता पर प्रकाश डालना। सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नौकरी के लिए आवेदन करते समय किसी कंपनी को ईमेल कैसे शुरू करें? तो देखिए, एक स्पष्ट विषय पंक्ति को विनम्र अभिवादन के साथ शुरुआत करना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर विल भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आप डिज़ाइन थिंकिंग का उपयोग करके काम को बेहतर बनाने का कोई विचार लेकर आते हैं, आपको आगे क्या करना चाहिए? यदि यह काम करता है तो अप्लाई करना और टेक्स्ट करना चाहिए। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक कुशल इलेक्ट्रीशियन जो अपने कौशल से मेल खाने वाले गिग वर्क खोज रहा है, उसे में नौकरी के अवसर मिलेंगे घरेलू मरम्मत सेवाओं प्रदान करने वाली अर्बन कंपनियों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर शिष्टाचार क्या है? तो उचित व्यवहार और कार्यस्थल व्यावसायिकता यह आप में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नहीं है? व्यापार में हानि, ये संसाधन नहीं होता है। ग्राहक डेटाबेस होता है, कच्चा माल होता है, लाभ कमाया ये भी हो सकता है, लेकिन व्यापार में हानि ये नहीं है। इंटरनेट पर साझा की जाने वाली मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है? तो उसको वेबकास्ट कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट का आइडिया बैंक है जहां आप देश के सामने मौजूद कई समस्याओं की सूची पा सकते हैं, उसे कहते हैं अपन स्टार्टअप इंडिया। अगला क्वेश्चन से, जब आप नई मशीनों का उपयोग करना नहीं जानते तो आपका क्या कार्य होगा? तो कार्य होगा कि सहायता मांगे और सीखें कि मशीन का उपयोग कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, आप स्वयं रोजगार कैसे बना सकते हैं? आप खुद रोजगार कैसे बना सकते हैं अपने लोगों के लिए? तो अपने विचारों को छोटे पैमाने पर ट्राई करें, शॉर्ट टर्म कोर्स में शामिल होकर। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्थिति लोगों को एक टीम के रूप में मिलकर अच्छा काम करते हुए दिखाती है? तो वह होती है एक समूह जो विचार साझा करता है और एक दूसरे को सुनता है। तो यहाँ पर देखिए, हम जब प्रैक्टिकल करवाते हैं ना क्लासों में, तो समूह लेकर जाते हैं, बच्चों को लेकर जाते हैं, तो सुनते कम है, भग धड़क ज़्यादा मचाते हैं। तो उनको सिखाया जाता है कि आप समूह में किस तरीके से काम करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन से, ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद स्वयं निर्णय लेना का गुण है। यानी कि ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद स्वयं निर्णय लेना का गुण क्या होता है? स्वतंत्र निर्णय लेने वाला, यानी कि खुद निर्णय लेने वाला। तो यहाँ पर आपके 75 क्वेश्चंस हमने आपको पूरे करवा दिए हैं और आपने भी पूरे 75 क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से देखा है, सुना है, पढ़ा है और याद किया है। तो अगर आपकी ये दृढ़ता ही आपको आगे बढ़ाती है, आप रेगुलर तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको अच्छी तरीके से मेहनत करके आपको तैयार कर देंगे ताकि आप एग्ज़ाम में
अच्छे अंकों से पास हो सकें, आपको फेल होने का डर ही खत्म हो जाए। ठीक है, इस तरीके की हम तैयारी करवा देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करके जाना, और क्या आपको और चाहिए, क्या डिमांड है आपकी, आप कमेंट में लिख देना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।